हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग ऑटोकॉइड्स के बारे में पढ़ रहे थे और ऑटोकॉइड्स के अंदर अभी तक हमने हिस्टामिन के बारे में पढ़ा है। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे एंटी हिस्टामिन्स के बारे में। हमने पढ़ा था कि जो हिस्टामिन है वो हमारे पास एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर मेजर इंटरमीडिएट होता है। जितना भी हमारे पास एनाफाइलैक्टिक शॉक्स होते हैं, इचिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, स्पॉट्स बन जाते हैं रेड कलर के, स्वेलिंग हो जाती है, ये सारे हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एलर्जिक रिएक्शंस की सिम्टम्स हैं। तो इन सिम्टम्स के हमारे पास जो ट्रीटमेंट है, ये सिम्टम्स हमारे पास क्यों आते हैं? ये सिम्टम्स हमारे पास हिस्टामिन के रिलीज की वजह से आते हैं। तो जो हमारे पास एंटी हिस्टामिन्स होती हैं, ये क्या करते हैं? हमारे पास इन हमारे पास जो रिएक्शंस हैं उनको प्रिवेंट करने में या उनको ट्रीट करने के अंदर हेल्प करती है। तो अभी हम पढ़ेंगे एंटी हिस्टामिन्स के बारे में। अब एंटी हिस्टामिन्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो एंटी हिस्टामिन्स है वो हमारे पास एक्ट करती कैसे हैं, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है। तो अभी एंटी हिस्टामिन्स जो है, अब जैसे हिस्टामिन्स थे, जब हमने हिस्टामिन्स के बारे में पढ़ा तब हमने पढ़ा कि हिस्टामिन्स जो है उनके मेजर 3 रिसेप्टर्स होते हैं, H1 रिसेप्टर्स, H2 रिसेप्टर्स और H3 रिसेप्टर्स। और इन्हीं रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करके हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस आ रहे थे, CVS के ऊपर, CNS के ऊपर और हमारे पास स्मूथ मसल्स के ऊपर और हमारे गैस्ट्रिक सिक्रीशन या फिर एंडोक्राइन सिक्रीशन के ऊपर, राइट। तो अभी विल स्टडी कि हमारे पास जो एंटी हिस्टामिन्स है वो कहाँ पे एक्ट करती है। तो एंटी हिस्टामिन्स जो हमारे पास ड्रग्स हैं वो बेसिकली हमारे पास H1 रिसेप्टर्स और H2 रिसेप्टर्स के ऊपर वर्क करती है। और अगर ये प्रॉपर्ली हमारे पास मेंशन ना हो कि हमारे पास जो एंटी हिस्टामिन है वो H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है या H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, तो ये हमारे पास वो किया जाता है, डिवाइस किया जाता है कि हमारे पास H1 रिसेप्टर जो एंटागोनिस्ट है वही हमारे पास एंटी हिस्टामिन्स है। और अब जो हमारे पास एड्रेनालिन है, एड्रेनालिन जो है वो हमारे पास फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट होता है हिस्टामिन का। जब भी अगर किसी को एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं तो हमारे पास, हमने जब एड्रेनालिन के बारे में पढ़ा था, जब हम एड्रेनर्जिक ड्रग्स पढ़ रहे थे तब भी हमने पढ़ा था कि जो एड्रेनालिन है उसके डायरेक्टली हमारे पास इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस हमारे पास इंजेक्शंस लगते हैं या इंट्राकार्डियल इंजेक्शंस लगते हैं, जो कि हमारे पास हेल्प करते हैं एलर्जिक रिएक्शंस की जो हमारे पास सिम्टम्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए। अब क्यों हमारे पास एड्रेनालिन हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो हिस्टामिन का फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट होता है। अगर एंटी हिस्टामिन्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हमारे पास जो एंटी हिस्टामिन ड्रग्स है वो हमारे पास क्या करती हैं? कॉम्पिटिटिवली H1 और H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। और H1 और H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने के बाद हमारे पास एक क्या करते हैं, सिंथेसिस, जो हमारे पास रिलीज है हिस्टामिन का उसको अफेक्ट नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये क्या करती है, जो हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ जाके बाइंड हो जाती है। और जब हमारे पास कॉम्पिटिटिवली एंटी हिस्टामिन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो हिस्टामिन्स है वो हमारे पास बाइंड नहीं हो पाएंगी। और हिस्टामिन्स जब हमारे पास बाइंड नहीं हो पाएंगी तो हमारे पास वो अपना एक्शंस नहीं शो कर पाएंगी और ऐसे हमारे पास जो एलर्जिक रिएक्शंस होंगी वो ट्रीट हो जाएंगी। हम जो एंटी हिस्टामिन ड्रग्स हैं उनको हम बेसिकली क्लिनिकल और केमिकल बेसिस के ऊपर हम उनको क्लासिफाई करते हैं। तो हमारे पास मेजर 5 क्लासेस आती हैं एंटी हिस्टामिन्स की। सबसे पहली जो क्लास है दैट इज पोटेंट एंटी हिस्टामिन्स विद सेडेटिव एक्शन। नेक्स्ट जो क्लास आती है दैट इज पोटेंट एंटी हिस्टामिन्स विद लेस सेडेटिव एक्शन। और थर्ड क्लास है हमारे पास लेस पोटेंट लेस सेडेटिव एंटीहिस्टामिन्स। फिर हमारे पास फोर्थ क्लास जो आती है दैट इज सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स। और जो ये जो ड्रग्स होती है ये हमारे पास नॉन सेडेटिव होती है। और फिफ्थ जो हमारे पास क्लास आती है दैट इज एंटीवर्टिगो। और एंटीवर्टिगो के अंदर हमारे पास सिनारिजीन ड्रग है। अब अगर हम बात करें पोटेंट एंटीहिस्टामिन्स की, उन पोटेंट एंटीहिस्टामिन्स की जिनका हमारे पास सेडेटिव एक्शन होता है, तो उसके अंदर हमारे पास डाइफेनहाइड्रामीन और प्रोमेथाजीन ड्रग है। जो हमारे पास पोटेंट एंटीहिस्टामिन्स है लेस सेडेटिव एक्शन वाली, उसके अंदर हमारे पास क्लोरफेनिरामीन और फेनरामीन ड्रग है। लेस पोटेंट और लेस सेडेटिव के अंदर हमारे पास मीपायरामीन ड्रग है। सेकेंड
एंटीवर्टिगो ड्रग है उसके अंदर हमारे पास सिनारिसीन ड्रग है। सो ये जो क्लासिफिकेशन है ये इम्पॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली हमारे पास क्या है कि या हमारे पास ये जो क्लासिफिकेशन है ये क्लिनिकल बेसिस पे कि हमारे पास जो एजेंट्स हैं उनका हमारे पास कैसा इफेक्ट आ रहा है। तो अभी इनके नाम से क्लियर है कि हमारे पास जो हमारी एंटीहिस्टामिन ड्रग्स होती है इनका कुछ तो सिडेटिव एक्शन भी रहता है और डिपेंडिंग अपॉन की सिडेटिव एक्शन कितना है और कितना हमारे पास पोटेंट एंटीहिस्टामिनर्जिक एक्शन है हमारे पास, उस हिसाब से हम उनको क्लासिफाई कर देते हैं। सो नाउ वी शुड डिस्कस अबाउट कि हमारे पास जो एंटीहिस्टामिन ड्रग्स है इनका हमारे पास फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या रहता है। तो हमारे पास सबसे पहले जो एंटीहिस्टामिन ड्रग्स हैं उनके हिस्टामिन एंटागोनिज्म से हमारे पास कैसे कैसे इफेक्ट्स आते हैं। तो बेसिकली जो भी इफेक्ट्स हमारे पास हिस्टामिन की वजह से आ रहा था, जैसे हमारे पास हिस्टामिन की वजह से डायलेशन हो रही थी कैपिलरीज के अंदर और जिसकी वजह से हमारे पास बीपी फॉल हो रहा था, तो हमारे पास एंटीहिस्टामिन्स की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो फॉल नहीं करेगा, जो कैपिलरीज हैं वो डायलेट नहीं होंगी। और उसके अलावा हमारे पास जो हमने पढ़ा था कि एनाफाइलैक्टिक शॉक्स और उसकी एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से हमारे पास अर्टिकेरिया हो जाता है या फिर हमारे पास इचिंग होती है या फिर हमारे पास पेन होता है। और जो हमने ट्रिपल रिस्पॉन्स पढ़ा था कि हमारे पास रेड स्पॉट्स बन जाते हैं, व्हील जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है, जो स्वेलिंग हो जाती है, उसके अलावा रेडनेस कॉज होती है, तो वो सब हमारे पास एंटीहिस्टामिन्स जो है वो हमारे पास नहीं होने देते। अब लेकिन जो हमारे पास एंटीहिस्टामिन ड्रग्स है ये हमारे पास अस्थमा और जो एनाफाइलैक्टिक शॉक के अंदर चली जाती है बॉडी। एनाफाइलैक्टिक शॉक के अंदर हमने पढ़ा था कि ब्रीदिंग के अंदर डिफिकल्टी आती है, तो उसकी ट्रीटमेंट हम इसके अंदर नहीं करते। और जो अस्थमा कॉज होता है हमारे पास ब्रोंकोस्पाज्म्स की वजह से, उसकी हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते एंटीहिस्टामिन्स की, लेकिन बाकी के जो सिम्टम्स हैं वो एंटीहिस्टामिन्स जो है वो हमारे पास प्रॉपरली उनको ट्रीट कर सकती हैं। अब उसके अलावा हमारे पास एंटीहिस्टामिनर्जिक या हिस्टामिन एंटागोनिस्ट एक्शंस के अलावा हमारे पास जो एंटीहिस्टामिन्स हैं इसकी वजह से एंटी एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, यानी कि जो अर्टिकेरिया है, हमारे पास एंजियोइडेमा है और हमारे पास जो इचिंग है वो कंट्रोल की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ एंटीहिस्टामिन्स। लेकिन एनाफाइलैक्सिस और अस्थमा जो है वो ट्रीट नहीं किया जा सकता। अब उसके अलावा एंटीहिस्टामिन्स का हमारे पास सीएनएस के ऊपर भी इफेक्ट आता है। तो हमारे पास जो एंटीहिस्टामिन ड्रग्स हैं ये हमारे पास बेसिकली जो सीएनएस है, सीएनएस को डिप्रेस कर देती हैं या सीएनएस डिप्रेसेंट का काम करती है। अब जब सीएनएस हमारे पास डिप्रेस हो जाएगा तब हमारे पास कैसे एक्शन आता है, हमारे पास सिडेटिव एक्शन आता है। इसी वजह से हमने ये पढ़ा जो कि हमारे पास सिडेटिव एक्शन वाली ड्रग्स हैं, लेस सिडेटिव एक्शन वाली ड्रग्स हैं और उसके अलावा हमारे पास सेकेंड जनरेशन ड्रग्स हैं जो बिल्कुल नॉन सिडेटिव है। ये क्यों नॉन सिडेटिव है? क्योंकि ये जो ड्रग्स है ये हमारे पास प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होती हमारे सीएनएस के ऊपर, जो सेकेंड जनरेशन ड्रग्स हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो एंटीहिस्टामिन ड्रग्स है उसका हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक एक्शन आता है, जैसे कि हमारे पास जो डाइफेनहाइड्रामीन है, प्रोमेथाजीन है, ये हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स शो करते हैं जिसकी वजह से हमारे पास ड्राई माउथ और हमारे पास जो लैक्राइमल और नेजल सिक्रीशंस जो हमने पढ़े थे कि हमारे पास गैस्ट्रिक सिक्रीशंस और एंडोक्राइन सिक्रीशंस हमारे पास इंक्रीज हो जाते हैं हिस्टामिन की वजह से, वो हमारे पास एंटीहिस्टामिन्स की वजह से हमारे पास डिक्रीज हो जाते हैं। और उसके अलावा हमारे इसी वजह से हमारे पास ड्राई माउथ और नेजल और लैक्राइमल सिक्रीशन डिक्रीज होने की वजह से हमारे पास जो ये ड्रग्स एंटीहिस्टामिन्स है ये एज अ मोशन सिकनेस की हमारे पास ट्रीटमेंट करने के लिए भी यूज होती है। उसके अलावा पार्किंसोनिज्म की ट्रीटमेंट करने के लिए भी यूज होती है। उसके अलावा एंटीहिस्टामिन्स का हमारे पास एंटी इमेक्टिक और एंटी टर्सिव एक्शन होता है, जिसकी वजह से हम जो मोशन सिकनेस होती है और नोजिया वॉमिटिंग होता है प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर, उसकी ट्रीटमेंट करते हैं हम एंटीहिस्टामिन्स के हेल्प से। उसके अलावा हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट होता है। जो ड्रग्स है हमारे पास जो मीपायरामीन ड्रग है ये हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक की तरह यूज की जाती है। उसके अलावा एंटीहिस्टामिन्स जो है वो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करती हैं और जो ये हमारे पास फॉलन बीपी वाला जो इफेक्ट है हमारे पास
ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आईवी या इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर देखा जाता है, ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हमारे पास ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आता। तो ये थे हमारे पास डिफरेंट एक्शंस एंटीहिस्टामिन्स के, जो कि हमारे पास एंटीहिस्टामिन्स को यूजफुल बनाते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास एंटी एलर्जिक रिएक्शंस हैं, एंटी कोलिनर्जिक रिएक्शंस हैं, उसके अलावा सीएनएस के ऊपर डिप्रेशन कॉज करता है, उसके अलावा एंटी टसिव और एंटीएमेटिक और मोशन सिकनेस के अंदर भी यूज किया जाता है, लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट है, ब्लड प्रेशर के अंदर फॉल करवा रहा है जो एंटीहिस्टामिन्स है। अब ऐसे ही इसी हमारे पास जो एंटीहिस्टामिन्स है, हमारे पास डिफरेंट साइड इफेक्ट्स हैं। जैसे कि अब जब हमारे पास सीएनएस डिप्रेशन हो रही थी तो हमारे पास सिडेशन तो कॉज होती है, लेकिन उसके अलावा लैक ऑफ कंसंट्रेशन कॉज होती है, ड्राउजीनेस कॉज होती है, फटीग कॉज होती है, और हमारे पास टेंडेंसी टू जो फॉल अस्लीप है वो इंक्रीज हो जाती है। और उसके अलावा जो एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स हो रहे थे उसके अंदर हमारे पास ब्लर्ड विजन जैसे साइड इफेक्ट्स आते हैं, और हमारे पास पैल्पिटेशंस कॉज होती हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर जब एंटीहिस्टामिन्स एक्ट करती हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो हमारी साइक्लिजीन और मेक्लोजीन ड्रग्स हैं उनका हमारे पास टेरेटोजेनिक इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के अंदर हमारे पास जो साइक्लोजीन और मेक्लोजीन ड्रग्स हैं ये हमारे पास कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं। और उसके अलावा हमारे पास अगर ओवरडोज हो जाए हमारे एंटीहिस्टामिन्स की तो वो हमारे पास एक्साइटेशन, ट्रेमर्स, कन्वर्जन्स जैसे हमारे पास सिम्टम्स कॉज कर सकती हैं। अब जो हमारे पास न्यूअर एजेंट्स हैं, न्यूअर एजेंट्स हमारे पास सीएनएस को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते, जैसे कि जो सिट्रीजीन और हमारे पास जो सेकेंड जनरेशन ड्रग्स हैं टरफेनाडीन, सिट्रीजीन जो एजेंट्स हैं ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे पास जो ट्रेमर्स, कंफ्यूजन और लैक ऑफ कंसंट्रेशन जैसे साइड इफेक्ट्स हैं वो हमारे पास कम प्रिवेलेंट है इन द केस ऑफ टरफेनाडीन और सिट्रीजीन। सो अब इन्हीं रीजंस की वजह से जो हमारे पास एंटीहिस्टामिन ड्रग्स हैं वो हमारे पास यूज कहाँ पे होती है। सो क्या थेराप्यूटिक यूजेस आते हैं हमारे पास एंटीहिस्टामिन ड्रग्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं उनकी ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास एंटीहिस्टामिन्स यूज की जाती हैं। तो हमारे पास जो सिम्प्टोमैटिक रिलीफ होता है, जो हमारे पास सिम्टम्स आते हैं एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर, सिर्फ और सिर्फ उनकी ट्रीटमेंट के अंदर स्पेसिफिकली जो पेन, रेडनेस, एंजियोएडेमा हो रहा है, इचिंग हो रही है, उनके अंदर हमारे पास ऐसी एंटीहिस्टामिन्स यूज किए जाएंगे। और उसके अलावा जो हमारे पास एलर्जिक राइनाइटिस होता है, जो हमारे पास रनिंग नोज हो जाता है एलर्जी की वजह से, उसकी ट्रीटमेंट के अंदर भी हमारे पास एंटीहिस्टामिन्स यूज किए जाते हैं। और हे फीवर की ट्रीटमेंट के अंदर भी हमारे पास एंटीहिस्टामिन्स यूज किए जाते हैं। अब जो रिएक्शंस हमारे पास किसी इंसेक्ट की बाइट की वजह से हो जाते हैं उन रिएक्शंस के अंदर भी हम एंटीहिस्टामिन्स यूज करते हैं। अब एंटीहिस्टामिन्स के साथ अब हम एंटीहिस्टामिन्स जो है वो हमारे पास इनिशियली सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिम्प्टोमैटिक रिलीफ के लिए। तो एंटीहिस्टामिन्स के अलावा हम एड्रेनालिन का इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करते हैं जिन पेशेंट्स के अंदर एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, और उसके अलावा उन पेशेंट्स के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो भी प्रिस्क्राइब करते हैं। हमारे पास जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वो हमारे पास जो इन्फ्लेमेटरी जो रिलीफ होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और उसके अलावा मोशन सिकनेस की ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास एंटीहिस्टामिन्स यूज किए जाते हैं। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो जो हमारे पास इथेनोलामीन्स हैं, पाइपेराजीन्स हैं, फिनोथायाजीन्स हैं, ये हमारे पास मोशन सिकनेस के अंदर यूज किए जाते हैं, नोजिया और हमारे पास वॉमिटिंग को हमारे पास एलिविएट करने के लिए, और वर्टिगो की ट्रीटमेंट के अंदर भी यूज किए जाते हैं। और जो हमारे पास एंटीहिस्टामिन्स है ये हमारे पास प्रोफाइलेक्टिकली यूज किए जाते हैं। तो जिन पेशेंट्स के अंदर उनको पता है कि हमारे पास उनको मोशन सिकनेस होती है या फिर नोजिया या वॉमिटिंग की प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग ट्रैवलिंग या फिर किसी ऐसे चेंज ऑफ सीनरी के टाइम पे, तो 1 आवर बिफोर ट्रैवलिंग हमारे पास एंटीहिस्टामिन्स जो है, जो डाइफेनहाइड्रामीन, प्रोमेथाजीन, हमारे पास ये जो ड्रग्स हैं ये हमारे पास प्रोफाइलेक्टिक या फिर प्रोफाइलेक्टिक यूज क्या होता है, प्रिवेंशन, कि हमारे पास पेशेंट के अंदर नोजिया या वॉमिटिंग हो ही ना, तो उसके लिए हमारे पास डाइफेनहाइड्रामीन प्रिस्क्राइब होती है। उसके अलावा एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस भी देते हैं। जो हमारे पास प्रोमेथाजीन है वो हमारे पास सिडेटिव एक्शन होता है और एंटीकोलिनर्जिक एक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारे पास एंटीहिस्टामिन ड्रग्स जो है वो दी जाती हैं।
चिल्ड्रन के अंदर स्पेसिफिकली। उसके अलावा एंटीहिस्टामिन जो ड्रग्स हैं वो सिडेटिव और हिप्नोटिक की तरह भी यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये सीएनएस को डिप्रेस कर रहे हैं। जो हमारे पास फिनर्गन्स आते हैं, फिनर्गन्स हमारे पास एंटीहिस्टामिन्स के अंदर आते हैं और ये हमारे पास यूज किए जाते हैं टू इंड्यूस स्लीप। स्पेसिफिकली हमारे पास जो चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर फिनर्गन्स यूज किए जाते हैं। उसके अलावा पार्किंसोनिज्म के अंदर भी हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स की वजह से और सिडेटिव इफेक्ट्स की वजह से हमारे पास पार्किंसोनिज्म की ट्रीटमेंट के अंदर एंटीहिस्टामिन्स यूज किए जाते हैं। वर्टिगो जो है मोशन सिकनेस का पार्ट है, तो वर्टिगो के अंदर हमारे पास क्या हो जाता है, जो सराउंडिंग्स है वो ऐसे लगता है कि मूव कर रही है या रोटेट कर रही है, तो वो जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं वर्टिगो। तो वर्टिगो के अंदर भी हम हमारे वर्टिगो की ट्रीटमेंट के अंदर भी हम एंटीहिस्टामिन ड्रग्स देते हैं। उसके अलावा हमारे पास एंटीहिस्टामिन्स जो है वो कॉमन कोल्ड के अंदर और कफ सिरप के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होती है फॉर द सिम्प्टोमेटिक रिलीफ। सो विद दिस जो आपके एंटीहिस्टामिन ड्रग्स हैं जो H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है वो फिनिश होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो सेरोटोनिन है जो हमारा नेक्स्ट ऑटोकॉइड है वो उसका क्या फिजियोलॉजिकल रोल है हमारी बॉडी के अंदर।